इधर बजट में मोदी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए निवेश की एक बड़ी घोषणा की है। इसी मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट से आने वाले विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, जो कि पूर्वोत्तर से बिलोंग करते हैं। और आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022 और 23 का बजट पेश किया है, उसमें मोदी सरकार ने 1500 करोड़ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके विकास के क्षेत्र में जो है एक बड़ी घोषणा की है। बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल, 1500 करोड़ रुपए का जो निवेश जो है वो अब मोदी सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए करेगी, किस तरीके से इसे देखते हैं? मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो लोग ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को स्पेशल अटेंशन दिया और उसके ड्रॉट डेवलपमेंट को स्पीड करने के लिए। इसलिए इसी बजट में सीतारमण जी का स्पीच में मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको 1500 करोड़ दिया है। उसी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बता दिया। और एनेक्सर में बहुत लिखा था तो कनेक्टिविटी पार्टिकुलरली टू मिजोरम एंड सिक्किम, नया ट्रांसपोर्टेशन माने एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोपवे उसको दिया। और फिर कैंसर हॉस्पिटल को गुवाहाटी को दिया। और फिर लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए सब स्टेट को इसका बजट ईयरमार्क किया। तो बिल्कुल ये थे विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही पूर्वोत्तर राज्यों के हर एक इलाके की कमी को जानते हैं कि कहां पर कितना विकास होना है, और इसी वजह से आज 1500 करोड़ का जो निवेश है वो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए किया है। ऐसे में एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, इन सभी सेक्टर्स के अंदर जो है निवेश किया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर के जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों के अंदर पूरी तरह से विकास हो सके। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और आम बजट को लेकर उत्तराखंड के अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार डॉक्टर सुशील कुमार सिंह का कहना है कि भारत सरकार का बजट कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो छूट गए हैं। उत्तराखंड के प्रख्यात शिक्षाविद और समसामयिक विषयों के विशेष जानकार, और आप उत्तराखंड के बड़े अखबारों में संपादकीय भी लिखते हैं, और इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आईएएस एकेडमी चलाते हैं, और आपके पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र इस समय प्रशासनिक सेवाएं देश में दे रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड के अनमोल रत्न डॉक्टर सुशील कुमार सिंह हमारे साथ इस समय न्यूज़ इंडिया पर मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार का आम बजट क्या कुछ खास रहा, क्योंकि इसमें सुशील जी पीएम ई विद्या योजना के तहत 200 चैनलों के माध्यम से पठन पाठन होगा और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। आप शिक्षाविद हैं, किस रूप में देखते हैं इस कदम को? ये इनिशिएटिव थोड़ा पहले भी लिया है इन्होंने। कक्षा 1 से 12 तक की जो पढ़ाई को लेकर 12 चैनलों की जो बात थी, उसको अब 200 चैनल तक ले जा रहे हैं। और डिजिटल यूनिवर्सिटी एक नया इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इससे एक प्रकार से डिजिटल टूल्स जो उनको भी पता है कि कोविड के करीब 2 साल के दरमियान में एजुकेशन किस तरह से चरमराई है, तो एक प्रकार से ऑफलाइन एजुकेशन हाशिए पे है, ऑनलाइन एजुकेशन वाइबल है। ऐसे में डिजिटल यूनिवर्सिटी एक डिमांड है टाइम को लेकर के, कि जो कोविड काल में टाइम चल रहा है उसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसी ज़रूरतें मुझे लगता है सरकार ने समझी हैं, और ज़रूरतें थी भी समाज की दृष्टि से भी। इस नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से सरकार का ये वाला हिसाब किताब है एजुकेशन में, मैं इसको ठीक मान रहा हूँ। कारण इसका है कि बहुत सारे, लेकिन एक चीज़ और भी रोहित जी इसमें जोड़ सकते हैं कि मैं कई बार लेख में लिखता हूँ कि काम करने का जो तरीका है हमारा वो घर से हो गया है, पढ़ाई का तरीका एंड्रॉयड फ़ोन से हो गया, इंटरनेट से हो गया, डिजिटल एक प्रकार से हम हो गए। लेकिन अभी बिजली कई जगह नहीं पहुंची है, मोबाइल नहीं चार्ज हो पाते, या कई लोग जिस तरीके का सिचुएशन में हैं मोबाइल रख ही नहीं पाते या इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो पाते।
तो डिजिटल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट तो बिल्कुल शुरू कर रही है, अच्छा है, 200 चैनल ला रही है, इससे भी ई एजुकेशन जो आपने ई विद्या की बात किया पीएम वाला, तो इस तरीके का फ़ायदा तो होगा, लेकिन यह फ़ायदा और तब पहुंचेगा जब देश के बच्चों या युवाओं के पास जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, और ये दौर अगर साल 2 साल और खींचता है तो मुझे लगता है कि ये करना ही पड़ेगा, तब जाकर के इसका लाभ होगा। नहीं तो कुछ लोगों को शिक्षा मिलेगी, चाहे आप डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल दें, चाहे आप डिजिटल न्यू स्किल योजना आईआईटी में ला दें, जैसा कि ला रहे हैं, इसमें ये भी एक इनिशिएटिव है, चैनल की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ लोगों को थोड़ा रिच भी करना है इंटरनेट से, एंड्रॉयड फ़ोन से, ताकि ऑनलाइन से जुड़ सकें। तो हमने बात की उत्तराखंड के प्रख्यात शिक्षाविद सुशील कुमार सिंह जी से, जो अर्थशास्त्र के अच्छे खासे ज्ञानी हैं, और आज सदन में पारित हुए आम बजट को लेकर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2022 के बजट को लेकर छात्र और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं और कितने संतुष्ट हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता मदन मोहन ने उनसे बातचीत की। केंद्र सरकार द्वारा जो है 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है। किस तरह का बजट आया है, इस समय हमारे संग में सीए जय पदवानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए 2022-23 का बजट पेश किया गया है, आपकी नज़र से किस तरह का ये बजट? इस बजट में अगर टैक्सेशन की बात करें अगर, तो सरकार ने टैक्स पेयर्स पे भरोसा बढ़ाया है अपना। उन्होंने 2 साल के लिए टाइम दिया है कि कोई भी टैक्स पेयर जो है अगर अपना रिटर्न फाइल करने में कोई भी गलती करता है तो उसे 2 साल का मौका मिल जाएगा, यानी कि 2 साल तक वो अपनी आयकर विवरणी को चेंज कर सकता है, उसमें नई इनकम डाल सकता है या जो भी बदलाव चाहता है कर सकता है। ये पहले नहीं था, तो पहले बहुत बार गलती होती थी, लोगों से गलती हो जाती थी, सुधार नहीं पाते रहे। दूसरा, इन्होंने डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा दिया है और सरकार ने अपने विभागों में भी कहा है कि जो टेंडर वगैरह देंगे उसमें सारे के सारे पेमेंट डिजिटल से होने लगेंगे और पूरा ट्रांसपेरेंसी इन्होंने पूरी रखी है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने से लेके सबमिशन तक सारा उन्होंने डिजिटली अपने रखा है, ऑनलाइन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। लेकिन अगर देखा जाए टैक्स स्लैब में, तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया था। लोग चाहे थे टैक्स स्लैब में चेंज हो तो टैक्स स्लैब बढ़े, लेकिन 2.5 लाख लिमिट अभी तक। आम आदमी की अगर बात करते हैं तो आम आदमी को या मध्यम वर्गीयों को लेकर के कुछ इस तरह का बजट में आया है? देखिए, अलग से तो आम आदमी के लिए नहीं आया है, लेकिन जिस हिसाब से 35% उन्होंने बढ़ावा कर दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, रोड एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा हो गया है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, उससे इकोनॉमी बहुत बूस्टअप होगी और जो सेक्टर्स हैं हमारे रोड, रेलवेज़ वगैरह, ट्रांसपोर्ट, इनसे में बढ़ावा मिलेगा। कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जो ये बजट पेश किया गया है उनके अनुकूल किस तरह का बजट है ये? सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे और आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पे ज़्यादा रहा है। जैसा कि हम लोग ने देखा, इकोनॉमिक सर्वे भी जो आया उसमें भी फेवरेबल जो कंडीशंस है और जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं बहुत ही फेवरेबल रहे हैं। और जैसे हम लोग ने देखा कि गवर्नमेंट ने इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कहा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की गई तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे टैक्स के जो सरचार्ज और जो रेट किए हैं कम किए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बहुत कम किए हैं, जिससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए और बूस्टअप मिलेगा। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशंस में भी उन्होंने इस बार 5G का जो स्पेक्ट्रम लॉन्च करने की बात की है, एक मेजर बूस्टअप करेगा इकोनॉमी को। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखिए, कई राज्यों में चुनाव होने के बावजूद जो सरकार का ये जो बजट था ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। ये जो बजट था ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी पे। कोई भी देश, कोई भी बड़ी इकॉनमी ने आज तक क्रिप्टो पे टैक्स नहीं लगाया है। एक तरह से सरकार ने इसको मान्यता दे दी है। हम जानते हैं कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स है, फॉलोड बाय चाइना। पर जब से चाइना की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन कर दिया था, उस वजह से अब इंडिया ऐसी पहली इकॉनमी बन गई है जिस पे क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था गति शक्ति योजना, उसमें भी सरकार ने कई ज़्यादा खर्चा किया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सरकार ने स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए भी कई ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि स्टार्टअप्स की जो पहले जो ईयर थी 2022 तक वैलिड थी, अब सरकार ने उसको 2023 तक कर दिया है।
इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी ध्यान दिया है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आइडेंटिटी में आती थी, पहले 2022 से अब 2023 तक कर दी गई। जी ये बताएं कि इस बजट से क्या आप क्या कर रहे हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो डायरेक्ट टैक्स में कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो आम जनता है वो इस बजट से बेनिफिशियल होगी, क्योंकि अब आप देखेंगे जो रेलवे की जो परियोजना है और जो रोड को लेकर के इन लोगों ने जो बड़ा ऐलान किया है, ऑब्वियसली वो लोग उसको करेंगे ही, पूरा करेंगे ही, तो इनडायरेक्टली जो आम जनता है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिला जुला कर हम बात करें तो ये बजट जो है काफ़ी अच्छा रहा है, और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो आज यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।